आज से जब एक नई अध्याय की शुरुआत करें जिसका नाम है अवयव, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम अवयव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अवयव होता क्या है, फिर अवयव के प्रकार देखेंगे। तो संपूर्ण जानकारी जो आज के इस अध्याय में हम देखने वाले हैं अवयव के बारे में, अवयव के जो क्वेश्चन है उनको हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण हल करेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्न। तो एक तो ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय और इस अध्याय में से प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर में भी वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न इस अध्याय से आते हैं, इसलिए हमें इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अवयव होता क्या है, कि अवयव की परिभाषा क्या है। तो यह है अवयव की परिभाषा क्या है। संख्याओं एवं फलनों की आयताकार सारणी को कहते हैं अवयव। तो क्या है परिभाषा की, जो संख्या एवं फलनों की जो आयताकार पंक्ति होती है उसी को कहते हैं हम अवयव। तो क्या होती है सारणी, तो आप परिभाषा में बताइए फिर किस प्रकार से होते हैं हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो कि अवयव की बेसिक जानकारी वो हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम वो पढ़ लेते हैं पहले और देख लेते कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो अवयव को किससे दर्शाते हैं हम, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं उनसे जो हम अवयव को दर्शाते हैं। फिर अवयव में उपस्थित संख्याओं या फलनों को कहते हैं अवयव या प्रविष्टि। तो जो अवयव है उसमें जो उपस्थित संख्या एवं फलनों को कहते हैं हम अवयव या प्रविष्टि। फिर अवयव में उपस्थित अवयवों को अवयव चिन्ह प्रतीक कोष्टक इसमें लिखा जाता है, अवयव को के अंदर लिखा जाता है। फिर दूसरा है अवयव में क्षैतिज रेखा में लिखी गई संख्या को अवयव की पंक्ति या रो कहते हैं। अंग्रेजी में पंक्ति को रो कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा होती है ये वाली जो यही खींची जो ये है क्षैतिज रेखा। फिर है अवयव में ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखी गई संख्याओं को स्तंभ कहते हैं, और स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं हम कॉलम, और इसको कहते हैं हम स्तंभ। जो ऐसा ये है, अगर ऐसी खड़ी लाइन है तो वह है स्तंभ, और ऐसी आड़ी लाइन है तो वह पंक्ति। फिर है अवयव में उपस्थित अवयव को AIJ के रूप में लिखा जाता है, जहाँ I क्या है अवयव की पंक्ति एवं J क्या है अवयव की स्तंभ। I है क्या है I है पंक्ति, क्या है I पंक्ति है, और J है स्तंभ। अवयव की कोटि, किसी अवयव की पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या का गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या है अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि की परिभाषा क्या है कि यदि किसी पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या को हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वही अवयव की कोटि है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर पंक्ति को कहते हैं हम रो को R से दर्शाते हम। तो R1 R2 कितनी है हमारे पास पंक्तियाँ, यानी कि रो 2 है। फिर स्तंभ को कहते हैं कॉलम को हमने C1 C2 से दर्शाया, तो 2 स्तंभ है और 2 कॉलम। तो इनको जो गुणनफल के रूप में लिखा हमने 2 × 2, तो यही है अवयव की कोटि, यानी कि पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना ही कहते हैं, उसी को कहते हैं हम अवयव की कोटि। फिर तो आगे देखते हैं हम, फिर हमारे पास अवयव के प्रकार। तो अवयव कितने प्रकार का होता है, तो अवयव होता है 7 प्रकार का। 7 प्रकार के अवयव का देखते हैं हम विस्तार से, इनके बारे में देखते हैं कि 7 प्रकार के अवयव क्या कहते हैं, या फिर 7 के अवयव की परिभाषा। तो पहला अवयव है वो है पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिनमें केवल एक पंक्ति हो उसे कहते हैं पंक्ति अवयव। तो पंक्ति कौन सी होती है, आड़ी ऐसी होती है जिसको कहते हैं हम पंक्ति, और ऐसी लाइन होती है उसको कहते हैं हम स्तंभ, और स्तंभ को कहते हैं अंग्रेजी में कॉलम, और पंक्ति को कहते हैं हम रो। तो यहाँ पर कितना पंक्ति है, तो एक पंक्ति है। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसका कहते हैं हम पंक्ति अवयव। फिर दूसरा अवयव यहाँ पर स्तंभ अवयव।
ऐसा अवयव जिनमें केवल एक स्तंभ हो उसे कहते हैं स्तंभ अवयव। n×m कोटि के रूप में लिखा जाता है स्तंभ अवयव को। तो ये रहा, इसमें कितना स्तंभ है हमारे पास, एक ही स्तंभ है, एक ही कॉलम, इसलिए C1। तो इस प्रकार से स्तंभ अवयव क्या है, एक स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, उसको कहते हैं हम स्तंभ अवयव। फिर है वर्ग अवयव। तीसरा अवयव वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव m×m, m×m या m या n×m, जहाँ m ये nm बराबर कोटि के रूप में का अवयव होता है। तो सिंपल सी बात है कि अवयव कैसा वर्ग अवयव क्या है, ऐसा है जिसमें पंक्तियों में स्तंभों की संख्या जो समान होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पंक्ति, 3 पंक्ति है यहाँ पर और 3 स्तंभों पे। तो पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या अगर समान है तो वो कौन सा अवयव है, तो वो है वर्ग अवयव। फिर हम देखते हैं चौथा अवयव। चौथा अवयव है विकर्ण अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे कहते हैं हम विकर्ण अवयव। तो ये इसको कहते हैं हम विकर्ण। ये यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, ये है हमारा विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या कहता है कि एक ऐसा वर्ग अवयव, पहले तो ये वर्ग अवयव होना चाहिए जहाँ स्तंभ एवं कॉलम्बों की संख्या समान हो, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, तो वो होता है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव, पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग में जो विकर्ण है उसके अवयव के अतिरिक्त जितने भी अवयव है वो अवयव शून्य है, तो वह है विकर्ण अवयव। फिर हमारे पास पांचवा अवयव, ये अवयव जिसका नाम है अदिश अवयव। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान हो। तो अदिश अवयव क्या कहता है, अदिश अवयव ये कहता है कि ये जो विकर्ण है उसके अवयव एक समान होने चाहिए, तो वह अदिश अवयव है। बाकी अवयव से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव ये कहता है कि विकर्ण के अवयव है वो अगर एक समान है तो वो अदिश अवयव है। फिर छठवां अवयव है तत्समक अवयव। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक समान हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इस अवयव के बारे में आप आगे अध्याय में भी इस अवयव की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो तत्समक अवयव क्या कहता है, तत्समक अवयव ये कहता है कि एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक है। क्या है, ये विकर्ण के अवयव एक ही होंगे। यहाँ पर कोई दूसरा, यहाँ पर एक ही, यहाँ पर कोई दो, ना तो 2 हो सकते हैं, यहाँ पर 3 हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, यहाँ पर सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही हो सकती है इस अवयव में। तो यही है कि तत्समक अवयव ये कहता है कि विकर्ण के अवयव जो वो एक ही होना चाहिए, दूसरे नहीं। फिर उसके बाद आता है 7वां अवयव, वो है शून्य अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको कहते हैं हम शून्य अवयव। तो ये रहा हमारे पास एक अवयव 2×2 कोटि का भी, 3×3 कोटि का भी हमारे पास अवयव। तो शून्य अवयव यही कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा अवयव है जिसमें सभी अवयव शून्य है तो वो शून्य अवयव है। तो यही थी इस अध्याय की बेसिक जानकारी अवयव के बारे में, अवयव के प्रकार। इसके अलावा जब हम अध्याय हल करेंगे तो वहाँ पर जो हमें सूत्र मिल जाएंगे और नई नई जानकारी जो हमें वहीं से मिल जाएगी जैसे हम क्वेश्चन आंसर जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें बेसिक जानकारी है यहाँ पर वो मिल चुकी है कि अवयव होता क्या है, अवयव को हम लिखते कैसे हैं, अवयव के अंदर ये जो ऐसी लाइन होती है इसको कहते हैं हम पंक्ति, और पंक्ति को हम रो कहते हैं इसलिए इसको R1 से दर्शाते हैं। फिर इसको कहते हैं स्तंभ, और स्तंभ का अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम, इसलिए इसको हम C1 C2 से दर्शाते हैं। और फिर अवयव की कोटि, फिर स्तंभों एवं कॉलम की संख्या अगर हम
गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो होती है अवयव की कोटि। और अगर हम जिन गुणनफल को लिखा हमने यहाँ पर 3 × 3 कोटि का अगर हमको गुना कर देते हैं तो 3 में 3 का गुना कर देते हैं तो हमको मिलते हैं 9। तो 9 क्या है, वो मिल जाती है हमें अवयव की संख्या। तो यहाँ पर अवयव कितने, ये अंदर की जिनको कहते हैं हम, ये है अवयव। जो संख्या जिसमें लिखी गई है 0 1, ये यहाँ पर संख्या बदलती है। जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें तो अलग अलग आएगी, यहाँ पर 2 3 आएंगी, करनी में भी आएगी, माइनस में भी आएगी। तो बहुत ऐसी संख्याएं होगी। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए 0 और 1 से लिया, यहाँ की परिभाषा है। तो यही कि अगर हम कोटि है, उस कोटि को अगर हम गुना कर देते तो हमें अवयव की संख्या का पता चल जाता है। तो यही जो थी हमें जानकारी जो हमें मिली कि अवयव को किस प्रकार से हम अवयव को किस में लिखते हैं। तो अवयव को इस तरह के बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अवयव को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दर्शाते हैं। फिर क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं और पंक्ति को अंग्रेजी में ऊर्ध्वाधर, फिर ये रो कहते हैं। फिर रहता है ऊर्ध्वाधर, उसको स्तंभ ऊर्ध्वाधर रेखा आती है और उस रेखा को हम कहते हैं स्तंभ और स्तंभ को कहते हैं कॉलम। तो यही जो हमें बेसिक जानकारी मिली। तो इसके बाद जो हम आगे के जो क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले हम उदाहरण हल करते हैं, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पर फैक्ट्रियों को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में लिख रहे हैं, पुरुष कर्मी और महिला कर्मी। तो पहली कंपनी पुरुष की संख्या है 30 और महिला की संख्या 25। दूसरे में पुरुष से 25, महिला 31। तीसरी कंपनी में पुरुष की संख्या 27 और महिला की संख्या है 26। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त सूचना को 3 × 2 अवयव में निरूपित कीजिए। यानी कि हमें 3 × 2 के कोटि के रूप में अवयव को पहले बनाएंगे। फिर लिखा गया कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो प्रविष्टि यानी कि अवयव, जो अंदर जो लिखे जाते हैं ये है अवयव। तो इस प्रकार से हम पहले कहा गया है कि उपरोक्त सूचना को 3 × 2 अवयव की कोटि के रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। हम हल कर रहे हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण 1। हम जानते हैं कि अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते, इसलिए हम ए ले लिया। यहाँ पर हमको कहा गया है कितनी, 3 × 2 कोटि के रूप में। तो यहाँ पर 3 और 2, तो जो पहली होती है संख्या ये होती है पंक्ति और यह होता है स्तंभ। यानी कि 3 बनेंगे पंक्तियाँ और 2 बनेंगे स्तंभ। तो हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा 30 25 25 31 और यह 27 और 26। तो यहाँ पर हमने 3 × 2 की कोटि बना ली है। तो फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है यहाँ से कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही है। तो हम देखते हैं कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या प्रकट कर रहा है। तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये हमारे पास तीसरी पंक्ति। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर है दूसरा स्तंभ। तो स्तंभ कौन सा है, ये है। तो हम लिख लेते पहले। तो ये क्या है, हमारा पंक्ति है, रो R1, ये है R2 और ये है R3, ये है कॉलम C1 और ये है C2, जिससे हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति क्या प्रकट कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ पर जो हमें कॉमन बॉक्स मिला वो मिला है 26। तो 26 क्या है, ये जो है महिला कर्मियों की संख्या है। फैक्ट्री नंबर 3, ये फर्स्ट और ये थी सेकंड और ये थी थर्ड। तो वहाँ पर कहा गया था कि प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही है, कौन सी, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि वो क्या प्रकट कर रही है। तो ये प्रकट कर रही है महिलाओं की संख्या। तीसरी फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं की संख्या को प्रविष्टि, ये जो
प्रकट कर रही है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो अवयव है वो क्या प्रकट कर रहा है, वो कर रहा है महिलाओं की संख्या। तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली जो महिला 26 है उनकी संख्या को प्रकट कर रही। तो सिंपल सा उदाहरण यही था। तो इसमें आगे लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको हम लिखेंगे यही बुक में लिखा है जैसे वैसे ही हम इसको लिख देंगे। लिखेंगे हम अतः तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि या फिर अवयव तीसरी ट्री में महिला कर्मियों की संख्या निरूपित कर रही है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो रेड पेन का इस्तेमाल किया है, फिर कॉलम बनाइए। आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको सिंपल इसको 3×2 आगे की कोटि के रूप में लिख लेना है और ये लिख देना है कि तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि जो है फैक्ट्री नंबर 3 में काम कर रहे महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण नंबर 2 कि उदाहरण नंबर 2 हमें क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, अवयव या फिर प्रविष्टि जो अंदर होते हैं ये वाले, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो देखो किस प्रकार से इस प्रश्न को हम देखेंगे, हल करेंगे। देखो हल करें उदाहरण नंबर 2। तो हम लिखते हैं प्रश्न क्या था हमारा, यही था कि 8 अवयव है। तो देखो हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास 8 जो है वो है अवयव और इनकी जो हमें संभावित कोटियाँ जो हमें बतानी है। तो हमें तो सिर्फ ना ये कहा गया है कि इसमें एक कोटि जो है वो कितनी कोटि का अवयव है, ये हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास 8 अवयव है। तो जो 8 अवयव है वो सारणी में किस प्रकार से जमा है हमें नहीं पता। ये किस प्रकार की कोटि में, तो हो सकता है ये 8 जो अवयव है हो सकता है एक पंक्ति में हो, 8 की 8, फिर हो सकता है कि 8 स्तंभों में हो। तो हमें कुछ भी जो इसके बारे में पता नहीं है, बस हमें इतना पता है कि हमारे पास 8 जो है अवयव। मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण में बताता हूँ कि हमने ये कहा था कि जो अवयव को पंक्तियों में स्तंभों की संख्या के रूप में लिखना। मान लो कि हमारे पास 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसको हमने कोटि के रूप में लिखा था। 3×3 कोटि का हमारे पास अवयव है। तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर आपके पास अगर 3 × 3 कोटि का अगर अवयव है और इनको आप आपस में गुना करते हो तो इसका आंसर हमको मिलता है 9। तो ये 9 क्या, ये 9 है अवयव। उस अवयव में जो अवयव है वो होंगे 9। 3×3 कोटि का जहाँ पास अवयव होगा उसमें कितने अवयव होंगे, तो होंगे 9। तो इसी प्रकार से हमारे पास कितने अवयव है, 8। यानी कि हम इस प्रकार से यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हम कोटि का गुणा कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है अवयव की संख्या। यानी कि हम ऐसी संख्या ले सकते हैं जिनका गुणा करने पर अगर हमें 8 मिल रहा है तो वही है अवयव की कोटि, और वो जो हम गुणा के रूप में लिखेंगे वही हो जाएगी हमारी संभावित कोटियाँ। तो इस प्रकार से जो हमें क्वेश्चन को हल करना है कि अगर हम ऐसी 2 संख्या लेते हैं जिनको गुणा करने पर क्या मिलता है, हमको 8 मिल रहा हो,
तो जैसे कि हम मान लेते हैं किसी कौन सी संख्या है, तो 2 इंटू 4 का गुना करते हैं तो हमको मिलता है 8। फिर अगर हम 4 और 2 का गुना करते हैं तो भी मिलता है हमको 8। फिर अगर जो हम 8 और 1 का गुना करते हैं तो भी मिलता है हमको 8। फिर हम और 1 और 8 का गुना करें तो फिर भी मिलता है हमको 8। तो इस प्रकार से जब क्या मिल रहा है, ये कोटियाँ मिल गई है हमको। संभावित कोटियाँ कौन सी है, ये कोटियाँ। हो सकता है वो 8 अवयव है, तो पहले जो हम लिखते हैं वो होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है पंक्ति, सेकेंड होती है वो होता है स्तंभ। तो 2 स्तंभ और 4 2 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ, तो इस प्रकार से 8 अवयव होंगे। तो हम लिखते इसको कि किस प्रकार से लिखेंगे, हम शब्दों में इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम हल, हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव की कोटि क्या हो, mn है, तो इसमें mn क्या होंगे, अवयव। होते हैं, वही कोटि के रूप में लिखा, उनका गुना करने पर हम क्या मिल गया, अवयव। तो इस प्रकार से फिर हम आगे लिखेंगे इसी में, इसी प्रकार यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी कोटियाँ निम्न लिखित हैं। तो कौन कौन सी कोटियाँ हो सकती है, वो हो सकती है 2 इंटू 4 कोटि की, फिर हो सकती है 4 इंटू 2 कोटि की, फिर हो सकती है 8 इंटू 1 इंटू 8 कोटि की, तथा 8 इंटू 1 कोटि की हो सकती है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन को हमें हल करना है, सिंपल सा है, बस इसमें एक आपका अच्छे से सोच और एक अच्छे दिमाग लगा के क्वेश्चन को हल करना है कि क्वेश्चन में आखिरकार क्या है। बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए जिससे हमें ये निकाला कि अगर हम अवयव की कोटि है तो अवयव की संख्या निकाल सकते हैं और अवयव की संख्या से उनकी कोटि हमें किस प्रकार संभावित कोटि मिल सकती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे प्रश्नावली में भी हल करेंगे, तो फिर वहाँ पर भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इन प्रकार के क्वेश्चन उसको हल कैसे करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अगर आपके पास 8 अवयव है तो उसकी संभावित कोटि आप क्या बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपके पास 9 अवयव है तो आप संभावित कोटियाँ किस प्रकार बना सकते हो, 12 है तो किस प्रकार, बहुत से क्वेश्चन जैसे बनते हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन जो प्रश्नावली में भी है, तो इस प्रश्नावली में भी हल करेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको हल करके बता दिया, और प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वहाँ पर हल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताऊँगा। इसके बाद जो हम उदाहरण नंबर 3 हल करते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। उदाहरण नंबर 3 कहता है कि एक ऐसे अवयव 3 इंटू 2 कोटि का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i-3j द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहले तो हमें 3 इंटू 2 कोटि के अवयव की रचना करनी होगी। यहाँ हमें सिर्फ हमें यहाँ पर यह बता दिया कि हमारे पास अवयव कितनी कोटि का है, वह 3 इंटू 2 कोटि का, उसके अंदर अवयव हम निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं तो हमें पता ही नहीं है इसके अंदर अवयव कितने आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके हम ले लेते हैं यहाँ पर
ए आई जे के अनुसार, तो हम लिखेंगे हल। उदाहरण नंबर 3 हल कर रहे हैं हम लोग। माना हाँ बस क्या है, 2 × 3 कोटि वाला एक क्या है, अवयव है। तो हम बना लेते हैं 3 × 2 कोटि का एक अवयव ए बराबर, तो यहाँ पर हम संख्या नहीं लेंगे, यहाँ पर लेते हैं हम A1। इसको बोलते हैं फर्स्ट अवयव को बोलते हैं हम A11, सेकंड को बोलते हैं हम A12, अगर तीसरा होता है तो इसको बोलते हैं A13। तो यहाँ से शुरुआत होता है, फिर सेकंड पंक्ति में तो होता है A21, फिर होता है A22, फिर तीसरी से होता है A31 और A32। तो यहाँ पर जो हमारा 3 × 2 कोटि का अवयव हमने बना लिया है। फिर इसको हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि हमें मान दिया गया है उसके अनुसार जो हम यहाँ पर जो देखेंगे, तो यहाँ पर इनकी जगह हम मान क्या रखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमें दिया गया है इस हल में, ये है, ये प्रश्न ही हमारे पास ए आई जे, ये है ए आई जे। इसको लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए आई जे बराबर 1/2 I - 3j। इसमें हम मान रखेंगे, तो यहाँ मान क्या रखेंगे हम इसमें, ए की जगह मान, आई की जगह मान क्या रखेंगे, फिर जे की जगह मान क्या रखेंगे। तो देखो आई बराबर और जे, इनमें हम मान क्या रखेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने बताया था कि ए आई क्या होता है और जे क्या होता है। तो ये देखो हमने बताया था आपको यहाँ पर, ये रहा आई क्या है, आई है अवयव की पंक्ति और जे क्या है, अवयव का स्तंभ। तो आई क्या है, पंक्ति, तो पंक्ति हमारे पास कितनी है, 3। तो 3 पंक्ति है, तो आई की जगह हम लिखेंगे 1, तो आई का मान हो जाएगा 1, 2 और 3, और जे का मान हो जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं, आपको समझ में अभी तक नहीं आ रहा होगा कि इसको हल कैसे कर रहे हैं हम आखिरकार। तो ये हो जाएगा, तो इसमें मान रखते हैं सबसे पहले क्या है, A11 अवयव A11। तो अवयव A11 के अनुसार हम इसमें मान क्या आ जाएगा, आई का मान 1, फिर जे का मान भी 1, तो बराबर में हो जाएगा 1/2 है। आई की जगह हमने मान रख दिया 1, यहाँ पर मैंने आई लगा दिया, आई की जगह मान है 1 और 3 -3, और जे का मान भी है 1, गुना में, इसलिए गुना में लिखेंगे हम बराबर। इसको हमें आगे हल करते हैं, तो ये जाए 1/2, 1 - 3 इंटू में 1 है 3, -3 इंटू 1 का गुणा करेंगे तो होगा -3, और -3 में से 1 जाएगा तो वो हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 - 3 बराबर, इसको हम हल करेंगे तो आगे तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का 2। तो इसका हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1, माइनस का 1 आना चाहिए, लेकिन क्या कि हमारे पास इस पर कोष्ठ लगा रहे, इस कोष्ठ हम इसलिए लगाते हैं कि माइनस चिन्ह को हम हटा सके, तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम A12 हल करते हैं, 1/2 I J। इसे हम मान कैसे रखते हैं, A12 कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी कि
आई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/i की जगह आ जाएगा हमारे पास 1, और जो जे है कौन सा स्तंभ है, तो वह दूसरा स्तंभ है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1/2। इसका हम हल कर देते, 1 -3 इंटू 2 का गुणा होगा तो होगा -6, ये कोष्टक, फिर इसका हम हल करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5, और 5 फिर हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 5/2। तो इस प्रकार से इसको हमने हल कर लिया, क्योंकि हमने इस कोष्टक को लगाते इसलिए कि माइनस ना हो, इसीलिए माइनस जो है नहीं आएगा इसमें। तो इसी प्रकार से हम आगे हल करते, A21 1/2 i -3 इंटू जे, फिर यहाँ पर 21 में क्या आया, सेकेंड पंक्ति और पहला स्तंभ, इसलिए आई की जगह मान आएगा 2, और जे की जगह ये स्तंभ आएगा 1, फर्स्ट स्तंभ, इसलिए मान आएगा इसमें 1/2। आई की जगह मान आ जाएगा 2, क्योंकि सेकंड पंक्ति है, -3 फर्स्ट स्तंभ है, इसलिए 1। इसका हम आगे हल करते हैं, 1/2, 2 -3 में से 1 गया, सॉरी 2 गया, तो बचेगा -1, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर A22 1/2 i -3 जे, आई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसलिए तो 2 -3 इंटू 2, 1/2, 2 -3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो -6 में से 2 हो जाएंगे तो 4, और 4 के बटे में 2 आएगा तो 2। फिर है A31 1/2 i 3 जे 1/2, इस जगह मान करेंगे, आई की जगह आ जाएगा मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति है और फर्स्ट स्तंभ है, इसलिए आई की जगह आ जाएगा 3 -3 और फर्स्ट स्तंभ, तो यह हो जाएगा 1/2, 3 में से ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गए तो 0, और अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हो जाता है पूरा 0, तो यहाँ जाएगा 0। फिर A32 1/2 i -3 जे 1/2, अब इसमें हम मान क्या रखे जाएंगे, तो आई का मान हो जाएगा कौन सा, पंक्ति हो जाएगी तीसरी, इसलिए 3, और जे का मान हो जाएगा 2, तो ये 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 1/2, 3 6, -6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से हमने पूरे को हल कर ली, इसकी जगह हमने मान रख रखी कि हमने हल कर लिया। आई और जे का मान हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो वही कि हमारे पास जो आई होता है वो दर्शाता है पंक्तियों को, और जे होता है स्तंभों को, इसलिए हमारे पास पंक्तियाँ कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितना है, 2 है, और इसलिए प्रकार आई और जे का मान रख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि अगर हम A11 का मान कैसे रखेंगे, तो 11, तो पंक्ति कौन सी है, पहली है, और स्तंभ कौन सा है, पहला है, तो दोनों में आ जाएगा 1 मान। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, पंक्ति फर्स्ट है और स्तंभ जो सेकंड है, इसलिए आई का मान 1 और जे का मान हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने हल किया। आखिरी में हम आगे बनाएंगे, तो लिखेंगे हम अतः अभीष्ट अवयव ए बराबर क्या बना, बस ए का मान कितना था, A11 का मान था 1, A12 का मान था 5/2, A21 का मान था 1/2, और
A22 का मान था 2, A31 का मान था 0 और A32 का मान था 3/2। तो ये जो हमारा 3 × 2 कोटि का जो अवयव बन गया और उदाहरण नंबर 3 हमने हल कर लिया। तो इस प्रकार से हल होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें दिया गया था, अभी नहीं दिया गया था हमको, सिर्फ बताया गया था कि 3 × 2 कोटि का हमारे पास एक अवयव है। हमने 3 × 2 कोटि का अवयव बनाया, जिसमें हमने A11, A12, A22 और A22, A31 और 32 से हमने बनाया। हमें एक जो था एक स्ट्रक्चर दिया गया था जिसके अनुसार जो हमें हल करना था। इसमें हमने Aij का मान निकाला। Aij का मान हम किस प्रकार रखेंगे, तो वही पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के अनुसार हमने मान निकाल लिया। फिर इसमें हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट हमने A11 हल किया तो पंक्ति 1 और स्तंभ 1, इसलिए दोनों में एक मान। सेकंड में पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ दूसरा है, इसलिए जे का मान यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने हल करा और आखिरी में अविष्ट अवयव हमने लिख दिया 3 × 2 कोटि का कि इस प्रकार हमने हल किया। ये कोष्टक हम इसलिए लगाते हैं, यहाँ कोष्टक प्रश्न पहले से लगा होता माइनस चिन्ह जिससे हट जाता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाया है। तो इसके बाद जो हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 4। ये रहा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है, यदि हमको एक अवयव दे दिया गया है 3 × 3 कोटि का और उसके बराबर में एक और अवयव है 3 × 3 कोटि का। इसमें ये क्या कह रहा है, ये है तो ABC X Y तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो हमें X और Z के जो मान है वो हमें ज्ञात करने होंगे। तो किस प्रकार से हम इनको जो है ज्ञात करेंगे, तो देखो दोनों चीज़ जो है बराबर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दो अवयव की कोटियाँ कैसी है, समान है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बस दो अवयव, ये पहला है और उसके बराबर में दूसरा अवयव है। यदि दो अवयव की कोटियाँ कैसी है, समान हो एवं दोनों अवयव के आपस के अवयव समान हैं, तो उन दोनों के प्रत्येक अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, यदि दो अवयव की कोटियाँ कैसी है, समान है, तो दोनों अवयव आपस में समान होंगे। तो क्या होंगे, दोनों अवयव आपस में समान भी होंगे और दोनों अवयव के जो प्रत्येक अवयव है वो भी आपस में समान होंगे, यानी कि वो भी इनके बराबर होंगे। यानी कि x + 3 के बराबर होगा 0, x + 4 के बराबर होगा 6, 2y - 7 के बराबर होगा -3y - 2। तो इस प्रकार से है कि अगर दो अवयव आपस में समान है, उनकी कोटियाँ भी समान में है, तो उनके जो प्रत्येक अवयव जो है, अंदर वाले जो अवयव है, तो उनके प्रत्येक अवयव भी होंगे समान में और इन्हीं को हम बराबर में मान के इनको हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे तो आप देखो आगे। तो ये पेज हमें छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम सेकंड पे चले जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 हम हल कर रहे हैं। हल, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले यदि क्या, दो अवयवों की क्या कोटियाँ समान हो तो एवं वे दोनों अवयव आपस में समान हो तो उन दोनों
अवयवों के प्रत्येक अवयव भी समान होंगे। तो यही कि अगर हमारे पास दो अवयव ऐसे अवयव है जिनकी कोटियाँ समान हैं, हमारे पास कोटियाँ कौन सी है? 3 कोटि का अवयव है दोनों अवयव, और दोनों अवयव 3 कोटि के, इसलिए दोनों अवयव समान है, इसलिए आपस में भी समान होंगे। कोटियाँ समान है तो दोनों अवयव आपस में समान है, और उनके जो प्रत्येक अवयव अंदर के हम जो अवयव में उपस्थित जो अवयव होते हैं या फलन, उनको कहते हैं हम अवयव। तो अगर वो भी आपस में दोनों के जैसे समान होंगे तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो अब जो हम इनके बराबर में मान लेते हैं इन सबको, तो इसका हम आगे जो किस प्रकार से जो हल करते हैं तो वो होगा, हम इनका आपस में सब बराबर में मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 के बराबर होगा 0, इसी प्रकार से -6 के बराबर होगा -6, फिर b - 3 के बराबर हो जाएगा 2b + 4। हमें a b c x y z इन 6 के मान जो है ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले उनको समीकरण में बना लेते हैं। तो पहला समीकरण हो जाएगा हमारा, इन सबको जो बराबर में मानना है बस वही, इनके बराबर हमें इनको लिखना है, इसके बराबर में इसको, इसके बराबर में इसको, इसके बराबर में इसको, इसको, इसमें इसको, बस बिल्कुल एक एक के बराबर में एक एक इन सब के समीकरण बना देंगे हम इनको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण बन जाएगा हमारा x + 3 = 0, समीकरण नंबर 1। फिर हो जाएगा z + 4 = 6, समीकरण नंबर 2। फिर हो जाएगा 2y - 7 = 3y - 2, समीकरण नंबर 3। a - 1 = -3, समीकरण नंबर 4। 0 = 2c + यह जगह समीकरण नंबर 5। b - 3 = 2b + 4, समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार जो हमने समीकरण सभी जो है बना लिए। अब इन समीकरण से हम a b c x y z इनके मान निकालने वाले हैं। तो इनके मान निकलेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर x हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 क्या हमारा x + 3 = 0। तो x = 3 को हम इधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा -3। तो ये जो इस प्रकार हमने x का मान जो हमने आसानी से निकाल लिया है। तो x का मान निकल गया, क्या निकला? -3। इसी प्रकार से अब देखते हैं हम समीकरण नंबर 2 से। अब इनका हम सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर लिखते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास? तो वो है z + 4 = 6। तो ये z = 6, 4 का हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4, बराबर में ये हो जाएगा 6 में से -4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यह 6 बराबर हम कितना मान मिल गया? 2। इस प्रकार हमने z का मान निकाल लिया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम समीकरण नंबर 3 से।
समीकरण 3 के हमारे पास 2y बराबर -7 बराबर में 3y -2। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y इधर, 3y को जब हम इधर ले आते तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर में इधर है -2, माइनस का 7 हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो ये 2y में से -3y जाएंगे तो ये बचेगा -1y, और यहाँ पर +2 और ये -2 और +7 तो ये जाएगा +5। अब जो है माइनस चिन्हों का हम इधर भेज देते तो ये हो जाएगा y बराबर -5। तो इस प्रकार से हमने किसका मान, y का मान निकाल लिया और y का मान हमको कितना मिला -5। इस प्रकार से हम करते हैं हल समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से समीकरण नंबर 4 के हमारे पास वो है a -1 बराबर -3। तो हो जाएगा a बराबर -3 -1 है हमारे पास, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। a बराबर -3 में से +1 जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमने a का मान भी निकाल लिया। फिर हम आगे हल करते हैं इसको समीकरण नंबर 5 से। समीकरण 5 से समीकरण नंबर 5 क्या था हमारे पास, वो था 2c प्लस बराबर में 0। क्या था, बराबर में 0। तो इसका हल कर देंगे 2c बराबर में 2 को जब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -2। फिर उसका आगे हल करेंगे तो c यहाँ हो जाएगा -2 था, c को जब हम इधर भेजेंगे, ये पहले था गुना में, अब इसको हम इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये चला जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा -2/2। तो इसको जब हम काट देते 2 से तो हो जाएगा -1। तो c का मान हमको कितना मिल गया, -1। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 6 समीकरण 6 से लास्ट समीकरण नंबर 6 क्या था हमारे पास, मतलब b -3 बराबर 2b प्लस का 4। तो ये हो जाएगा -3, इधर से जो प्लस का 4 था हमने इसको इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा -4 बराबर में इधर था हमारे पास 2b, b को हम इधर से इधर भेज देंगे तो ये जगह प्लस का था इसलिए माइनस का, इधर जाके -b। तो यहाँ पर जो दोनों है माइनस में, इसलिए माइनस माइनस जुड़ जाते, ये जगह -7 बराबर में 2b में से 1 भी चला जाएगा तो ये बच जाएगा 1b। तो ये पर जब हमारा मिल गया क्या मिल गया, b बराबर -7। क्या मिल गया हमको, b बराबर -7। तो इस प्रकार से हमने a b c x y z इन सब के मान जो हमने निकाल लिए। तो हम यहाँ पर लिख देते, अतः x का मान कितना मिला हमको, -3। y का मान कितना मिला, तो वो मिला -5। z का मान कितना मिला, z का मान मिला था 2। इसके बाद a का मान कितना मिला, a का मान मिला -2। b का मान मिला हमको -7 और c का मान मिला -1। तो जो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 4 हल कर लिया। कोई ज़्यादा कठिन उदाहरण था ही नहीं, यहाँ पर बस हमें 2 अवयव दिए गए थे जो दोनों अवयव बराबर में थे। हम जानते हैं और समझ पढ़े हमने कि अगर
दोनों अवयव ऐसे हैं जिनकी कोटियाँ भी समान है, दोनों अवयव आपस में बराबर है, तो उनके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हमने इनके सबके बराबर में हमने इनको लिख दिया। x प्लस 3 के बराबर में 0, x प्लस 4 के बराबर में 6, सबके बराबर में हमने इसको लिख दिया। फिर आगे हमने समीकरण बना दिया, 6 समीकरण बना के उसका हमने आगे हल किया और x y z a b c इन 6 के मान हमने निकाल लिया। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो उदाहरण नंबर 5 भी वैसे ही है।